नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने मिलकर किया। इस योजना में कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले निराश्रित और अनाथ बच्चों की सरकार मदद करेगी। आपको बता दें कि ये योजना निराश्रित हुए बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इस योजना के तहत 4050 बच्चों को लाभ मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 240 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो वहीं 3810 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता में से किसी एक की कोरोना के चलते जान गई है। प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है, किसी के माता पिता, किसी के मां या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था, उनको खोया है। यानी कुल 4050 बच्चे चिन्हित किए गए। तो वहीं यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने यूपी में सीएम योगी के कोरोना काल के प्रबंधन की तारीफ करी। राम नाईक ने पत्र लिखते हुए कहा कि कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त करी है। उन्होंने लिखा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना योद्धा और उत्तर प्रदेश की जनता का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त को अमित शाह मिर्जापुर पहुंच सकते हैं और इसी दौरान अमित शाह विंध्याचल कॉरिडोर की शुरुआत भी कर सकते हैं, उद्घाटन करते नजर आएंगे। पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। आज कांग्रेस ने अलग अलग हिस्सों में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने पेगासस को लेकर आज राजभवनों तक मार्च निकाला है। यहां पर लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को प्रदर्शन के पहले ही हाउस अरेस्ट किया गया, तो वहीं देहरादून में भी कांग्रेसियों ने राजभवन तक मार्च निकाला है। आप एक साथ दोनों सूबे की तस्वीरें देख रहे हैं और इस तस्वीर से दोनों सूबे की तासीर भी समझ सकते हैं। पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर, विपक्षी नेताओं पर जासूसी करने का आरोप लगा रही है। तस्वीरें दो तासीर दो सूबों की, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की और देहरादून की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पत्रकार और राजनीतिक लोगों के खिलाफ जासूसी करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से डरने वाली नहीं है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालती रहेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी के उनके खिलाफ जासूसी करा रहे हैं। पत्रकार, सामाजिक संगठन और तमाम राजनीतिक लोगों के खिलाफ जासूसी करने का काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके घरों के बाहर पुलिस का पहरा, उनको गिरफ्तार करना, जो लोग किसान, नौजवान, गांव गरीब की बात करते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ दमन की राजनीति करना, लाठी डंडों से पीटना, उन्हें जेल की सलाखों में भेजना, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। मजबूती से इस सरकार के दमन के खिलाफ लड़ेंगे, इस जासूसी के खिलाफ लड़ेंगे। हमारा मार्च होगा, मजबूती से होगा और परिवर्तन चौक से लेकर राजभवन तक होगा। चाहे सरकार कोई भी जद्दोजहद कर ले, कोई भी पारा लगा ले, हम निश्चित रूप से उस मार्च को करेंगे।
तो वहीं किसानों ने आज से जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत कर दी है, लेकिन दूसरी ओर मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्षी भी संसद ठप करते नजर आए। इन दोनों की वजह एक है, 3 कृषि कानून। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कानून को वापस न लेने की ठान बैठी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। शुरू हुए मानसून सत्र के बाद किसानों ने भी संसद के बाहर अपनी संसद लगाने का ऐलान कर दिया है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच एक बार फिर दो हाथ का नया राउंड शुरू हो गया है। किसानों ने एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज से शुरू होने वाला संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघ का ये प्रदर्शन पूरे संसद सत्र तक चलने वाला है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ किसानों को प्रदर्शन की मंजूरी दी है। इस मंजूरी के मुताबिक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारी 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रदर्शन कर सकते हैं। किसानों का मोर्चा जंतर मंतर पर डटा रहेगा। इस प्रदर्शन में तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। तो वहीं सभी संगठनों से 5-5 किसानों को आंदोलन में शामिल होने को कहा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अब देश की संसद के बाहर किसानों की संसद लगेगी। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। भाई जा रहे हैं तो ये है कि 8 महीने से बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। बाहर किसान संसद लगेगी, अपनी बातचीत वहाँ पर रखेंगे। 200 लोग जाएंगे। जो हमारे पहले इशू है 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उन चीजों पे बातचीत होगी। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिर्फ किसान ही प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। संसद में विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद कर रही हैं। संसद से लेकर सड़क तक, सिंघू बॉर्डर से लेकर जंतर मंतर तक किसानों का हल्ला बोल जारी है। लेकिन सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के बिल्कुल भी मोड में नजर नहीं आ रही। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को एक बार फिर सही बताते हुए किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रण दिया है। सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। किसान और विपक्ष लगातार कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, जो बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन अपने उम्मीदवार उतारेगी। किसान प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। नरेश टिकैत के इस ऐलान से आगामी यूपी चुनाव में प्रदेश सरकार की स्थिति डामाडोल हो सकती है। किसानों के यूपी कूच को लेकर जब कृषि मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे किसान की समस्या तक ही सीमित बताया। लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आजादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस दौरान किसान संगठनों की केंद्र सरकार से 10 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो किसानों की मांगों के मुताबिक कानूनों में बदलाव कर सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और सरकार अपनी, लेकिन समस्या बरकरार है। ऐसे में किसानों ने अपनी संसद तो लगा ली, लेकिन देश की संसद इस हंगामे से ठप पड़ी हुई है
और अब देखना ये होगा कि दिसंबर की ठंड से शुरू हुआ किसान आंदोलन यूपी की सियासत में कितनी गर्माहट पैदा करता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राजनीतिक पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पार्टी में मंथन कर रहे हैं। आज भी अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते नजर आए, जिसमें तय किया गया है कि सपा अब पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकालेगी। इस रथ पर अखिलेश सवार होकर प्रदेश की जनता से जनसंपर्क करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने सूबे में सड़क पर गड्ढों को लेकर प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अम्बरीश पुष्कर ने सरकार के विरोध में स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर धान रोपाई तक कर दी। उन्होंने बताया कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो वो क्रमिक अनशन करेंगे। देखिए, सरकार पूरी तरीके से सत्ता के गुरूर में चूर हो चुकी है और आज ये जो हमारी नगराम से गंगागंज रोड है, विगत 4 सालों से 4.5 सालों से पूरी तरीके से जर्जर है और लगभग हर सदन में, हर सत्र में, हर विधायक, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर माननीय लोक निर्माण मंत्री तक मेरे द्वारा इसको बनाने के लिए शिकायत की गई, प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन इस सरकार के कान में किसी प्रकार का कोई जू नहीं रहेगा। आज स्थिति यह है कि नगराम से गंगागंज रोड पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और मैं आज धान इसलिए इस रोड पे लगा रहा हूं क्योंकि तमाम जगह हमारी विधानसभा के ब्लॉक मोहनलालगंज में तमाम ऐसे किसान है जिनके खेतों में पानी नहीं, वो अपनी बेड़ नहीं लगा। तो एक तरफ बैठक और कार्यकर्ताओं से बातचीत, दूसरी तरफ असर भी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरा, पानी में रोपाई करती। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? क्या कुछ बातचीत कार्यकर्ताओं से करते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव, क्योंकि एक्शन मोड में पूरा सूबा आ चुका है इस समय? देखिए पूजा, बिल्कुल बात सही है कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल चुनावी मोड में है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। अखिलेश यादव इन दिनों जो कार्यकर्ता हैं उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं। किसी भी जिले से कार्यकर्ता मैं देख रहा था, सुबह से जो कार्यकर्ता है या नेता है लगातार उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कल उन्नाव में आप देखा किस तरीके से यात्रा उन्होंने रथ निकाल कर वहां पर पहुंचे, कई जगह उनका स्वागत हुआ है। तो अखिलेश यादव भी अब समझ चुके हैं जिस तरीके से 2012 में एक बार रथ यात्रा निकाली थी और उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। हालांकि वो रथ यात्रा जो कि 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें नहीं चल पाई और पार्टी कार्यालय से जाकर के वो 1090 चौराहे पर वो रथ यात्रा रुक गई थी। ठीक उसी प्रकार से 2012 की तरीके से एक बार अखिलेश यादव फिर से चुनावी मोड में है और लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद का जोर दौर जारी है। पूजा, अब अखिलेश यादव का जो वीवीआईपी और जनता के बीच में दूरी होती थी वो खत्म हो चुकी है। तो यानी कहीं न कहीं अब सीधे संवाद करके उनकी समस्याएं सुनते हैं और आने वाले समय में 2022 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी से किस तरीके से लड़ा जाए। देखना होगा कि कितना ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो पाता है और कितनी ज्यादा संगठन को मजबूती मिलती है ताकि प्रबलता के साथ चुनाव लड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूबे की अलग अलग जगहों पर बृहस्पतिवार को बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, या यूं कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार प्रदर्शन का दिन रहा, जिसमें लखनऊ में पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले के समर्थन में पासी समाज ने दारुल सफा के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। इसी के साथ यूपी पुलिस भर्ती 2015-18 मामले में अभ्यर्थियों ने सीएम आवास पर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था। तो वहीं राजधानी के बाद अगर बीते कल की बात कर लें तो सूबे में जिलों की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, वाराणसी में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आवाज उठाई गई है। सुभाषपा ने प्रदर्शन किया है। ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। और गाजियाबाद में यूपी गेट पर धरना दे रहे किसानों ने संसद के बाहर धरना देने का प्रोग्राम प्रस्तावित किया था। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं। तासीर पूरे सूबे की समझिए। प्रदर्शन का बृहस्पतिवार रहा है आज। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज वाराणसी में आज सुभाषपा पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से हुई बातचीत में सुभाषपा पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा अपनी ही महंगाई कम करने के किए वादे को भूल गई है। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा देश की जनता से, प्रदेश की जनता से वादा किया था, वो अपने वादे पर मुकर गए हैं।
इन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे। आज प्रदेश में, देश में महंगाई का आलम यह है कि जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था आज वो 900 रुपया हो गया। जो पेट्रोल 60 रुपए में मिलता था आज वो 100 रुपया पार कर गया। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से इनको याद दिलाना आए हैं कि वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मारा गया। तो ये वादा जो तूने किया है इसको पूरा करो। भलाई इसी में है, नहीं तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2022 में भाजपा गई। 2022 में भाजपा गई, ये कहना है सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। दूसरी तरफ लखनऊ में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी है। केंद्र और राज्य सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में बहुजनों के लिए कुछ नहीं किया। जब यूपी चुनाव आने वाले हैं तो वोट पाने के लिए मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दे दी है। अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों में चेतना का निर्माण कर रहे हैं कि इस बार वो धर्म और तमाम तरह की चीजों से हटके अपने मुद्दों पे वोट दें, क्योंकि जब वो अपने मुद्दों से हटके वोट देते हैं तो उनको वही मिलता है जो सरकारें देती, अधिकार नहीं मिलते हैं। तो भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं, बहुजन विरोधी नीतियां, उनको हमने जनता के बीच में जाकर रखा और जनता का सकारात्मक संदेश है। आने वाले चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल हमारी साइकिल यात्रा जो है वो समाप्त हो गई। ये पहला चरण था। अब इसके बाद दूसरा चरण जो है आगामी अगस्त के महीने में उसकी घोषणा की जाएगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने की केंद्र सरकार के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे अति दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बसपा प्रमुख ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में खासकर जो अफरा तफरी और मौतें हुई हैं, तो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को विदेशी सहायता तक भी लेनी पड़ी। ये किसी से छिपा नहीं है। फिर भी ऑक्सीजन की कमी से मौतें न होने का दावा करना अति दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। तो वहीं मथुरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर शादी में दूल्हे को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना इतना ज्यादा भारी पड़ गया। दरअसल बाराती पक्ष ने कोरोना वायरस के एहतियातन बारात कम लेकर के वो गए थे, जिसके बाद बारात में कम बाराती देखकर दुल्हन के जो चाचा हैं वो भड़क गए, शादी से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने दुल्हन पक्ष को समझाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। लड़की पक्ष ने चटमंगनी पटब्याह के तर्ज पर तुरंत दूसरे लड़के से विवाह करवा दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं शाहजहांपुर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के चलते एक प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि बिल्डिंग की चपेट में आने से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मीडिया से रूबरू होते हुए बीएसए सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बिल्डिंग को लगभग 1 साल पहले ही खाली करके बच्चों और शिक्षकों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था। प्राथमिक विद्यालय कुंवरगंज की लहर में एक बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। जहां तक इस बिल्डिंग का ये काफ़ी पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में थी और लगभग 1 से 1.5 साल पहले इस विद्यालय में, इस भवन में पढ़ने अध्ययनरत बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिगत किसी अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। और चूंकि इस जर्जर भवन के मूल्यांकन के लिए शासन के निर्देशानुसार एक समिति बनी है, उस समिति इस का मूल्यांकन करेगी और उस मूल्यांकन के बाद जो मटेरियल है उसका निस्तारण किया जाएगा। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को पहली बार पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री का ये दौरा स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री के दौरे के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां भी पुख्ता करी थी। पार्टी कार्यकर्ता भी सीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र पिथौरागढ़ होने के कारण सीमांत जिले के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल ये दौरा रद्द हो गया।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मनीष सिसोदिया हरिद्वार के जनद्वीप आश्रम में चल रहे 7 दिवसीय शतचंडी यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हरिद्वार पहुंचकर सिसोदिया महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज से भी आशीर्वाद लेते नजर आए। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आंदोलित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों की मांग पर 1 महीने का समय पूर्ण होने और क्रमिक अनशन को 10 दिन पूरा होने के बाद भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी है। हालांकि उत्तरकाशी भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार और हाई कमेटी गठन करने की बात कही थी। तीर्थ पुरोहितों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित 11 जून से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं जासूसी कांड मामले में सदन से शुरू हुई लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई है। मानसून सत्र से पहले कांग्रेस के इस आरोप के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के आह्वान पर आज कांग्रेस ने सभी जगह राजभवन कूच किया। देहरादून भी आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ माफ कीजिएगा प्रदर्शन करते हुए राजभवन तक वो पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग के जरिए रास्ते में रोक दिया। इस तरीके से निजता पर सत्ता में बैठे हुए लोग प्रहार करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो आज के दिन राज्यपाल आवास मार्च करने का काम करें। रुक करेंगे सीधे लोक भवन का लखनऊ, जहां पर भूजल सप्ताह का समापन हो रहा है। इसके आधार पर भूजल संसाधन के प्रबंधन की योजनाओं को प्रतिपादित किया जा सके, इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों द्वारा इस रिपोर्ट का लोकार्पण करें। भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, इसमें 57 विकासखंड अतिदोहित, 48 विकासखंड क्रिटिकल और 177 विकासखंड सेमी क्रिटिकल पाए गए हैं। सारे आकलन और आंकड़े इस रिपोर्ट में हैं। भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो भूजल भवन का बटन दबाकर शिलान्यास करें। राजकीय निर्माण निगम द्वारा 1911.54 लाख की धनराशि से बनेगा ये भवन। अगस्त 2022 तक इसे पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है और इस भवन के माध्यम से सारे कार्य एक ही जगह पर हो पाएंगे। आंकड़ों का विश्लेषण, कार्य योजना का क्रियान्वयन, शिलापट का अनावरण हो गया और एक अपना भवन होने के कारण सारे कार्य अच्छे से संपादित होंगे, समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अक्सर अपने संबोधन में कहते हैं कि प्रकृति और परम। तो भूजल भवन का यहां पर शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके जरिए ऊर्जा के जो है संचयन में भी काफी ज्यादा सहयोग मिलने वाला है और उसकी बचत भी होगी। बहुत शुक्रिया। यहां पर हमारे साथ में तमाम जो संवाददाता थे वो जुड़े। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ।